नाउ व्हाट डू मीन बाय सर्विस अंडर CGST एक्ट 2017। आप ये पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि जो GST है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। लास्ट लेक्चर में हमने गुड्स की डेफिनेशन समझ ली थी, गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा वो समझ लिया था और क्या क्या एक्सक्लूड नहीं होगा वो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन सर्विस। सर्विस की डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि GST गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि गुड्स किसे माना गया और सर्विस किसे माना गया है। तो यहाँ सर्विस को हम समझ रहे हैं। वैसे अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय सर्विस इन जनरल टर्म, अगर कोई आपसे मार्केट में या क्लास में या कोई भी नॉर्मल पर्सन आपसे पूछता है कि भाई सर्विस से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय सर्विस, सेवा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे जनरली? तो सेवा को अगर आप डिफाइन करना चाहें एक सिंगल लाइन में या कोई आपसे पूछ रहे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आप बोलेंगे सर्विस मीन्स इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन। अगर आप नॉर्मल से बोलें तो सर्विस मीन्स इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन। अब क्वेश्चन उठता है सर ये इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन क्यों है? क्योंकि सर्विस को आप फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। जैसे कोई आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फील कर सकते हैं कि इससे हमारी नॉलेज में इन्हांसमेंट हो रहा है, पर आप ये नहीं कह सकते कि 10% हो रहा है, 20%, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। कोई क्वांटिटी नहीं उसे मेज़र किया जाए कि आप कोई गुड्स ले रहे हैं तो वही लीटर में ले सकते हैं, kg में ले सकते हैं, पर ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये इंटेंजिबल है। सर्विस इंटेंजिबल है, उसे आप देख नहीं सकते, पर वैल्यू एडिशन ज़रूर होता है उससे, मतलब आप कोई बेनिफिट उससे गेन करते हैं। वैल्यू एडिशन, सपोज डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया किसी डिजीज़ को लेकर, तो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। आप फील कर सकते हैं कि डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, कंसल्ट कर रहा है। बार्बर की शॉप पे गए आप बाल कटाने, तो वहाँ पे भी वो सर्विस दे रहा है, फील कर सकते हैं उससे कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपका लुक अच्छा हो रहा है। और कोई भी चीज़ जिसमें कोई वैल्यू एडिशन है और वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल नेचर की है, तो उससे आप क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। तो ये तो जनरल वर्ड हुआ। कोई आपसे बाई चांस पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, तो ये बहुत बेसिक जनरल मीनिंग है कि सर्विस मीन्स इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, जिससे कोई वैल्यू ऐड होती है आपको, पर वो देख नहीं सकते, आप फील कर सकते हैं। अब हम GST में समझते हैं। द टर्म service has been defined in section 2 subsection 102 of CGST Act 2017 as under। सर्विस मीन्स, सर्विस का क्या मतलब है यहाँ पर? सर्विस मीन्स एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ सर्विस है, अदर देन, साफ साफ लिखा है अदर देन, यानी आप ये जो तीन चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इन तीन को सर्विस का पार्ट नहीं माना गया है। गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स अगर होगा तो गुड्स में कवर्ड होगा। मनी, मनी आप पढ़ चुके हैं गुड्स की डेफिनेशन में। मनी का मतलब है यहाँ पे ऐसी करेंसी जैसे अभी जो प्रचलन में है, जो अभी आप एज ए कंसिडरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी गुड्स को खरीदने बेचने के लिए। पर अगर जो ओल्ड करेंसी है, जो नोट बंद हो चुके हैं, पुराने सिक्के जिन्हें आप न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मनी बोलते हैं, अगर आप उसे बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो गुड्स में कवर्ड है और उस पर GST लगेगा। पर जो मनी चल रही है अभी फैशन में है, जो एट प्रेजेंट मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं, जो कॉइन्स हैं RBI ऑथराइज्ड, वो मनी है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी पे किसी तरह का GST नहीं लगेगा। ना सिक्योरिटी मनी को ना तो गुड्स माना गया है और ना ही सर्विस माना गया है, तो इन पे GST नहीं लगता है। तो सर्विस मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज़ सेवा है, अदर देन इनको छोड़ के गुड्स नहीं है, गुड्स को सर्विस नहीं माना जाता। मनी और सिक्योरिटी को ना तो गुड्स माना जाता है ना ही सर्विस माना जाता है, बट इंक्लूड्स, पर इसमें वो चीज़ें इंक्लूड हैं एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं मनी का यूज़ करके, उसे सर्विस माना जाएगा। मनी का यूज़ करके, जैसे मैं टीचर हूँ, सपोज आप मेरे पास क्लास लेने आते हैं, मैं आपसे 10,000 फ़ी चार्ज करता हूँ उस सब्जेक्ट के लिए, तो आप यहाँ पे मनी का यूज़ कर रहे हैं टू बाय अ सर्विस, किसी सर्विस को लेने के लिए, तो ये एग्जाम नहीं है, इस पर आपको GST पे करना, इस मतलब मुझे GST पे करना होगा। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ, तो मुझे यहाँ पर इस 10,000 रुपीज़ पे क्या देना होगा? GST पे करना होगा। यानी अगर आप कहीं पर मनी का यूज़ करके कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे आपको GST देना होता है। बी पॉइंट, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है या आपने एक्सपोर्ट किया है, आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, सपोज आपने USA को एक्सपोर्ट किया है $1 लाख का गुड्स। अब उसने आपको पेमेंट कर दिया,
पर इंडिया में डॉलर तो नहीं चलते, आपको इसे रुपए में कन्वर्ट कराना होगा। डॉलर को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली बैंक या मनी चेंजर, बैंक के पास जा सकते हैं, या कोई भी ऑथराइज मनी चेंजर जिसने परमिशन ले रखी हो कि वो मनी को चेंज कर सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या डॉलर को रुपीज़ में या रुपीज़ को डॉलर में। तो आप जब ये डॉलर लेके जाएंगे बैंक के पास कन्वर्ट कराने, तो बैंक कुछ कमीशन लेगा आपसे, जिसे चार्जेस भी बोल सकते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं। फ्री में तो कन्वर्ट नहीं करेगा, बैंक कुछ चार्जेस लेगा। जैसे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, पासबुक, तो बैंक कुछ चार्जेस लेता है फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। सेम ऐसे ही जब आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कराने लेके जाएंगे, तो बैंक आपसे चार्जेस लेगा, जिसे आप कमीशन या चार्जेस बोल सकते हैं। सपोज बैंक ने आपसे 5000 रुपीज़ चार्ज किए इस ट्रांजेक्शन के लिए, और $1 के बदले 70 रुपीज़ उसने आपको दिए, तो अगर आप कन्वर्ट करें 1 लाख इंटू 70, तो ये ₹7 लाख हो गया। इसमें से 5000 तो बैंक का कमीशन है, वो डिडक्ट करेगा, और आपको देगा इन हैंड 6,95,000। अब क्वेश्चन उठता है, ये मनी जो रिसीव हुई है, ये रुपीज़ जो आपको मिले हैं, ये तो इन फैशन है, अभी फैशन में है, प्रचलित हैं, आप इन्हें यूज़ करके इंडिया में कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये मनी है, तो मनी पे तो कोई जीएसटी नहीं है, इस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर ये जो बैंक ने कमीशन लिया, जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए, किस लिए चार्ज किए? क्योंकि बैंक ने आपको क्या दी? सर्विस दी। तो सर्विस के अगेंस्ट में बैंक ने आपसे कुछ पैसे चार्ज किए, तो ये क्या है? कमीशन है, और इस कमीशन पे, कन्वर्जन पे आपको क्या देना होगा? जीएसटी देना होगा। और यहाँ पे कौन देगा? बैंक, क्योंकि बैंक दे रहा है सर्विस, तो बैंक इस चार्जेस पर जीएसटी पे करेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जब एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आप कन्वर्ट करता है मनी चेंजर या बैंक, तो वो अगर आपसे इस पर कोई एक्स्ट्रा कंसेशन चार्ज करता है, सपोज बैंक आपसे कुछ भी नहीं लेता, यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ ही दे देता आपको पूरे, वैसे ऐसा होगा नहीं, बैंक मीडिएटर है, तो आपसे ऑब्वियसली वो आपको सर्विस दे रहा है, तो सर्विस चार्ज तो लेगा। पर हम आपको सपोज एग्जांपल मान लेते हैं कि बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, तो जब कोई चार्जेस नहीं ले रहा, पूरे 7 लाख रुपीज़ दे रहा है, तो मनी है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर कोई एक्स्ट्रा कंसेशन वो चार्ज ले रहा है, सेपरेट आपसे कोई कंसेशन चार्ज कर रहा है, जैसे यहाँ पे 5000 चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक को क्या देना होगा? जीएसटी देना होगा, क्योंकि बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस दे रहा है, और गुड्स और सर्विस पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। इसी तरह आपने पढ़ा कि शेयर मार्केट पे, सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स पे कोई जीएसटी नहीं लगता। सिक्योरिटीज़ एक कॉमन वर्ड है जो आप पढ़ चुके हैं, इसमें डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर तीनों ही इंक्लूड होते हैं। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे पब्लिक या गवर्नमेंट मार्केट में इशू कर पैसा लेके आती है, उसे आप सिक्योरिटीज़ का पार्ट मानते हैं, और इसकी ट्रेडिंग हो सकती है ऑनलाइन, इन शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर एक ब्रोकर है, ब्रोकर का आप समझते ही काम होता है शेयर खरीदना और बेचने में आपकी हेल्प करना। आपने इस ब्रोकर से कहा कि मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, उसने कहा ठीक है, 1 लाख शेयर उसने आपको दिला दिए, और इस पर ब्रोकर ने आपसे कमीशन लिया सपोज 2000 रुपीज़। इसे चार्जेस बोलने, कमीशन बोलने, ब्रोकरेज बोलने, वॉटेवर। तो क्वेश्चन उठता है क्या इस 2000 रुपीज़ पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल। शेयर जो खरीदे उसने या बेचे, सेल किए, इन पर तो कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को सिक्योरिटीज़ बोला जाता है कॉमनली, और सिक्योरिटीज़ को कोई गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सिक्योरिटीज़ पर ना तो जीएसटी लगेगा। पर इसने जो 2000 रुपये आपसे चार्ज किए एक्स्ट्रा कमीशन के तौर पर, ये सर्विस का पार्ट है, वो आपको सर्विस दे रहा है यहाँ पर, और इस 2000 कमीशन पर, ब्रोकरेज पर, ब्रोकर को क्या देना होगा? जीएसटी देना होगा। आई होप आप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे रीड कर लेते हैं। तो सर्विस मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज़ सर्विस है, अदर देन, इनको छोड़कर इन्हें सर्विस नहीं माना गया है। एक तो गुड्स को, मनी और सिक्योरिटीज़ को ना तो गुड्स माना गया है ना ही सर्विस, तो मनी और सिक्योरिटीज़ पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता। बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू, पर ये एक्टिविटी जीएसटी के दायरे में आती है, मतलब अगर आप ये काम करते हैं तो जीएसटी देना होगा। द यूज़ ऑफ मनी, अगर आप कोई मनी का यूज़ करके कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई सर्विस परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी देना होगा। सपोज आपने डॉक्टर को आपने बार्बर शॉप पे गए, आपने कटिंग करवाई, तो उसको जो पैसे दिए वो आपको सर्विस दे रहा है, तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। बी पॉइंट, इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म और करेंसी और डिनोमिनेशन, यानी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं करेंसी को, यानी डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं या डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करवा रहे हैं, और
फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, साफ साफ लिखा हुआ है सेपरेट कंसिडरेशन ले रहा है वो बंदा आपसे, जो आप कन्वर्ट कर रहा है इसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है वो आपसे, तो यहाँ पर जीएसटी पे करना होगा। अगर सपोज 7 लाख रुपीज़ के डॉलर है और 7 लाख रुपीज़ ही दे रहा है बैंक, बीच में कोई कमीशन आपसे चार्ज नहीं कर रहा, तो कोई जीएसटी लगेगा। पर अगर बैंक आपसे कमीशन लेता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने पे करेंसी को, तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। एक्सप्लेनेशन में दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉर द, कई बार डिपार्टमेंट एक्सप्लेनेशन देता है, कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं, डिपार्टमेंट को लगता है कि आम पब्लिक इसको किसी और तरीके से इंटरप्रीट कर सकती है, तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देता है ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो किसी चीज़ का, कोई गलत ना समझे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, किसी भी डाउट को हटाने के लिए, इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड, ये कहा जाता है दैट एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन दिया गया सर्विस का, सर्विस में इंक्लूड होगा फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। बताया था ब्रोकर की बात हो रही है, ब्रोकरेज जो लेते हैं आपसे कि वो आपके लिए शेयर बेचते हैं और ख़रीदते हैं, तो फैसिलिटी दे रहे हैं वो आपको किसी सिक्योरिटीज़ को अरेंज करने के लिए, सेल और परचेज के लिए, तो ब्रोकरेज पे तो देना होगा जीएसटी। यहाँ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ब्रोकरेज सिक्योरिटीज़ का पार्ट नहीं है, सिक्योरिटीज़ पे तो नहीं लगेगा, खरीदने बेचने पे तो किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा, पर अगर जो ब्रोकर है, जो मीडिएटर है, जो आपसे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, इस पर पैसे ले रहा है अपनी सर्विस के लिए, तो उस पर जीएसटी लगेगा। दो, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पे तो कोई जीएसटी नहीं लगता है। शेयर ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंजर विल बी लायबल टू पे टैक्स, पर शेयर ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज कोई कमीशन लेते हैं तो उस पर, या कोई चार्जेस लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा ऑन सर्विस सप्लाइड बाय दैम। वो क्यों दे रहे हैं सर्विस? फॉर फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ताकि आप सिक्योरिटी खरीद और बेचने में मदद कर रहे हैं, कोई आपको मीडिएटर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके लिए वो चार्जेस ले रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर उन्हें जीएसटी देना होगा। मीनिंग ऑफ सर्विस इन कॉमन पैरेलेंस, जनरली जो मैं आपको बता चुका कि सर्विस को नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं, सर्विस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? 11th क्लास में आप कॉमर्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना जिसमें प्रॉफिट मोटिव आपका हो, आपका मोटिव हो प्रॉफिट कमाना, अर्न करना कुछ, ऐसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। दैट इज़ इंटेंजिबल, आप सर्विस को देख नहीं सकते तो इंटेंजिबल है। इट इज़ नॉट स्टोर्ड, आप जमा नहीं कर सकते। एंड डज नॉट रिजल्ट इन ऑनरशिप, उससे कोई ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। जैसे मेरे पास ये पेन है, तो 10 रुपये लेके मैंने आपको दिया ये पेन, तब तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई ना। पर मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये नॉलेज का परमानेंट ट्रांसफ़र हो गई, मेरा माइंड खाली हो गया? नहीं, इसमें कोई ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है सर्विस में। हाँ, आप फील कर सकते हैं कि सामने वाले से आपको कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है। अ सर्विस इज कंज्यूम एट पॉइंट ऑफ सेल, जब आपको कोई सर्विस दे रहा है उसी टाइम वो कंज्यूम हो जाती है, तब कंज्यूम मतलब बेनिफिट मिल जाता है। द बेनिफिट ऑफ सर्विस में लास्ट लॉन्गर, आपको लंबे समय तक उसका फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप काफ़ी लंबे समय तक उसे रिटेन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि भैया आप ऐसा मत करना, ये डिजीज़ बढ़ जाएगा, तो वो उस एडवाइस को आप फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो उसको आप सर्विस का जो पेमेंट तो भले ही आपने एक बार किया, पर बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिल सकता है। एक्टिविटीज़ रिगार्डेड एज ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी नॉट सर्विस, आप पढ़ चुके हैं मनी में पे कोई जीएसटी नहीं लगता। मनी ना तो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, ना ही सर्विस की डेफिनेशन में, तो मनी पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एक्टिविटी विच फॉल अंडर द कैटेगरी, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन पे नहीं लगता किसी भी तरह का जीएसटी। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन और विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक में 1 लाख रुपये जमा कराए तो वो मनी है, जो करंट में पैसा चल रहा है मार्केट में, या बैंक से पैसे निकाले विड्रॉ किए, तो ये तो मनी में हो रहा है ट्रांजैक्शन, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। पर हाँ, बैंक जो डेबिट कार्ड आपको दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, उस पर जो चार्जेस बैंक आपसे ले रहा है, तो ये उसको उन चार्जेस पर तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो मनी का पार्ट नहीं है। एडवांसिंग और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम और लोन टू समवन, आपने किसी से लोन लिया, बैंक से सपोज 10 लाख का लोन लिया है आपने, और 10 लाख आप पे कर रहे हैं, तो वो मनी माना जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सेव मतलब जहाँ पे भी अकाउंट कॉस्टिंग एफएमए टैक्स में से वर्ड लिखा जाए, इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ से ₹2000 करेंसी नोट इनटू ₹1 कॉइन टू द एक्सटेंट अमाउंट इज इन मनी फ्रॉम, मतलब 2000 रुपये का नोट है, आपने उसे देकर कॉइन ले लिया, 2000 की कॉइन ले लिया आपने, उन्हें कन्वर्ट करा लिया रुपीज़ कॉइन में,
तो इस पर कोई जीएसटी लगेगा। हाँ, अगर बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है रुपीज़ में कन्वर्ट कराने पे, तो एक्स्ट्रा कंसेशन तो ले रहा है, तो उन पे जीएसटी आपको देना होगा। द ट्रांजेक्शन इन मनी पर सी मतलब पूरी तरीके से वुड बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सर्विस। एम्बिट मतलब एरिया, ये सर्विस के एरिया से बाहर है। तो जब सर्विस के एरिया से बाहर ही ट्रांजेक्शन जो आपने ऊपर पढ़े, तो जब सर्विस नहीं है और गुड्स नहीं है तो कोई यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, activities relating to use of money or its conversion into another form or currency or denomination for consideration include in the definition of service। या पढ़ चुके हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करा रहे हैं या पाउंड को रुपीज़ में कन्वर्ट करा रहे हैं, और बैंक आपसे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है सर्विस के लिए, तो इस पर तो बैंक को क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा। ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम इसमें यही लिखा हुआ है जो आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है विथ रेफरेंस टू सीजीएसटी डिफाइन द फॉलोइंग। पर्सन की डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय पर्सन। अगर हम पर्सन की डेफिनेशन नॉर्मल बंदे से पूछें जो कॉमर्स नहीं पढ़ी है, जो 10th या 11th के बच्चे हैं, तो वही बोलेंगे पर्सन का मतलब मैं और आप, मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन हैं। पर नहीं, पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे ब्रॉड दी है टैक्स में, इनकम टैक्स में भी ब्रॉड है और यहाँ पे भी ब्रॉड है। एक पर्सन की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक ये है कि जो बंदे, जो भी लोग पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड हो रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर क्या देना होगा, जीएसटी। जीएसटी कब देना होगा, जब टर्नओवर आपका एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, जो आप आगे पढ़ेंगे एक लिमिट है टैक्स की, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है अगर आपका टर्नओवर, तो आपको जीएसटी देना होगा। यानी ये लोग जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इनको जीएसटी नंबर लेना होगा, जीएसटी पे करना होगा। अगर ये बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली बात तो बिजनेसमैन ही जीएसटी पे करेगा, ये तो आपके माइंड में आ ही रहा है। तो अगर ये लोग, पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दी गई है कि अगर ये लोग कोई बिजनेस करते हैं गुड्स और सर्विस से रिलेटेड, तो जो इन लोगों को जीएसटी पे करना होगा। अब ये लोग कौन से हैं, पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब मैं और आप, मतलब ही, शी और थर्ड जेंडर, इसमें तीनों कवर्ड होंगे, ही, शी और थर्ड जेंडर, जिन्हें नेचर ने बनाए। आप ऐसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप नेचुरल पर्सन हैं, तो ही, शी, थर्ड जेंडर ये सब इंडिविजुअल माने जाएंगे। टैक्स में नेचुरल पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे आप शॉर्ट में HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, देखें HUF वैसे तो आप समझते हैं, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। जैसे मिस्टर ए एंड मिसेज ए और इनके 3 बच्चे हैं, सपोज DEF। अब ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल मतलब अकेले स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या ऑनरशिप, अकेले। पर ये तो बहुत सारे लोग हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पार्टनरशिप कर लो। आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, भाई एक से ज़्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंपनी खोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये तो डिफरेंट ऑप्शन है। पर ये लोग क्या ऑप्शन है, मतलब अगर आप हिंदू हैं, हिंदू परिवार से रिलेशन है आपका, तो आप HUF के फॉर्म को भी बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक HUF फॉर्म कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसको आप बिजनेस में रजिस्टर करा सकते हैं। आप पैन नंबर ले सकते हैं और फिर उसके बाद GST नंबर भी ले सकते हैं GST के लिए। अब HUF क्या होता है, जब किसी हिंदू परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मिलकर करें, हो सकता है F इनमें शामिल ना हो, ये पर्सनल कोई बिजनेस करता हो, पर कम से कम परिवार के लिए आप समझते ही हैं एक मेल होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए स्टार्ट करते समय। तो फैमिली के नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये अलग से पैन नंबर नहीं लेते, एक फैमिली के नाम से पैन नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदू आपके नाम रख सकते हैं आप बिज़नेस का, जैसे मिस्टर ए एंड सन्स, आपने नाम चूज़ कर लिया। और इनकम टैक्स में जब अप्लाई किया, पैन कार्ड लेना होता है इनकम टैक्स चुकाने के लिए, तो आपने HUF पर टिक कर दिया उस फॉर्म पे कि हम HUF के नाम से बिज़नेस करना चाहते हैं, परिवार के नाम से बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसे आप HUF बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये तो पार्टनरशिप ही हो गई, पार्टनरशिप में भी तो ऐसे ही होता है, 2 लोग मिलके या 2 से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं। नहीं, पार्टनरशिप में ब्लड रिलेशन का होना ज़रूरी नहीं है।
पार्टनरशिप आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई आउटसाइडर आएगा तो ये HUF नहीं का स्टेटस आपको नहीं मिल सकता है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा सदस्य मिलकर एक ही बिजनेस करते हैं और वो परिवार के नाम से HUF के नाम से पैन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसी फैमिली को, ऐसे बिजनेस को HUF का स्टेटस मिल जाता है। तो आप HUF के नाम से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबका इंक्लूड होना ज़रूरी नहीं है, पर 2 लोग तो होने चाहिए फैमिली के लिए, मेल और फीमेल होगा, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो F ज़रूरी नहीं बिजनेस करे, F को इंडिविजुअल काम भी कर सकता है, पर हाँ ये परिवार जो माना जाएगा क्योंकि परिवार के नाम से बिजनेस हो रहा है, ब्लड रिलेशन का होना कंपलसरी है। और जब आप HUF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, HUF के पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फैमिली में मेल एंड फीमेल का होना कंपलसरी है, तभी तो आप परिवार कहलाएंगे। सपोज A और B, मिसेज A, अभी तो ये फैमिली है, और बाद में जाके परिवार में सारे मेल मेंबर्स की डेथ हो जाती है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेल मेंबर्स की डेथ हो गई, केवल फीमेल बची हैं, सपोज 3 फीमेल मेंबर्स आर देयर, वहाँ पे 3 फीमेल मेंबर हैं, तो क्या अभी भी इसे HUF माना जाएगा? बिल्कुल HUF माना जाएगा। टैक्स वालों ने बोला है कि लेते समय आप जब HUF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पैन नंबर अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो लेते समय परिवार में मेल का होना ज़रूरी है, फीमेल का होना भी ज़रूरी है ऑब्वियसली परिवार के लिए, पर अगर बाद में सारे मेल की डेथ हो जाती है तो तब भी HUF का स्टेटस आप रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अप्लाई, जब आप अप्लाई कर रहे थे, आपके परिवार में मेल पर्सन थे। अब क्वेश्चन उठता है, अलग से माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सर फीमेल मिलके HUF बना सकती हैं? नहीं, सारी फीमेल मिलके HUF नहीं बना सकती, सारे मेल मिलके HUF नहीं बना सकते। जब आप HUF के स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो परिवार में एक मेल और फीमेल का होना कंपलसरी है। और ये ब्लड रिलेशन की बात की जा रही है, HUF एक तरह से पार्टनरशिप ही है, इसमें भी आप रेशो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो A, B और C में परिवार के सदस्यों में किस रेशो में बटेगा, वो सब होता है। पर पार्टनरशिप में बिल्कुल अलग चीज़ है। पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पे अप्लाई होगा 1932, जबकि HUF पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। हिंदू लॉ जो मनु ऋषि से इंस्पायर्ड है, मनु ऋषि जिन्होंने हिंदू विधि लिखी है, उन्होंने जो HUF के बारे में चीज़ें बताई उनसे इंस्पायर्ड है ये HUF का स्टेटस। पर अगर आप पार्टनरशिप खोलते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। पार्टनरशिप में ब्लड रिलेशन का होना ज़रूरी नहीं है, HUF में ब्लड रिलेशन का होना ज़रूरी है। केवल हिंदू लोग ही HUF का स्टेटस ले सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आपको HUF का स्टेटस नहीं मिलेगा, भले आप साथ में रहते हो परिवार में, फिर भी। हाँ, बुद्ध लोग जो हैं, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जो सिख लोग हैं, जैन लोग हैं, उन्हें HUF का स्टेटस दिया जा सकता है, उन्हें HUF माना जा सकता है। तो सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि HUF को भी एक पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा सदस्य मिलकर एक पैन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं और फैमिली के नाम से बिजनेस करते हैं, तो ऐसे परिवार को HUF बोलते हैं। और अगर वो कोई गुड्स और सर्विस देता है तो उसे भी GST पे करना होगा। नेक्स्ट आता है कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी तो आप समझते ही हैं, 11th-12th क्लास से आप पढ़ रहे हैं। कंपनी मतलब जो जैसे टाटा रिलायंस की बात होती है, तो कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, गुड्स बेच रही है, सर्विस दे रही है, तो उसे भी GST देना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कंपनी कितने तरह की होती है? जनरली कंपनी 2 ही तरह की होती है जनरली, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक कंपनी को कैसे पहचानेंगे? जो पब्लिक के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगा है, जैसे टाटा लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। और आप पढ़ चुके हैं पब्लिक कंपनी मार्केट में जा सकती है, शेयर इशू कर सकती है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, और पब्लिक से मनी रेज कर सकती है, वो पैसा लेके आ सकती है पब्लिक से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक से मनी रिसीव नहीं कर सकती। एक पब्लिक कंपनी ही पब्लिक में जाके पैसा ला सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में जाके पैसा नहीं ला सकती है। अब क्वेश्चन उठता है सर गवर्नमेंट कंपनी को कैसे पहचानें? गवर्नमेंट कंपनी भी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाती है, और टाटा भी सर लिमिटेड वर्ड लगाती है, तो कैसे पता चलेगा ये गवर्नमेंट कंपनी है और टाटा लिमिटेड है? टाटा एक प्राइवेट पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शेयर होल्डर एक कॉमन कंपनी है।
गवर्नमेंट कंपनी को कैसे पहचानेंगे? जनरली जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं अब लिमिटेड वर्ड तो लगाती हैं, पर ये ब्रैकेट में मेंशन कर देती हैं ताकि पब्लिक को पता हो कि ये भारत सरकार की अंडरटेकिंग है। जैसे आप BSNL सुनते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ब्रैकेट में मेंशन होता है एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो जनरली जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं ब्रैकेट में मेंशन कर देती हैं कि हम भारत सरकार का उपक्रम है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, पब्लिक को पता चल जाए कि ये कंपनी तो गवर्नमेंट को से लिंक है, इसका गवर्नमेंट से कनेक्शन है, इसका कोई गवर्नमेंट से कनेक्शन नहीं है। लिमिटेड वर्ड दोनों ही यूज़ कर सकती हैं, पब्लिक कंपनी भी लिमिटेड वर्ड लगाती है, गवर्नमेंट कंपनी भी लिमिटेड वर्ड लगाती है, पर डिफ्रेंशिएशन के लिए ब्रैकेट में मेंशन कर देती है गवर्नमेंट कि ये भारत सरकार का उपक्रम है। जैसे भेल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BSNL, ये सब गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं। तो अगर आप कंपनी हैं, कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी की नॉर्मल डेफिनेशन तो यही है जो आप पढ़ते हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या उससे पहले कोई कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें रजिस्टर्ड हो, तो कंपनी को भी GST पे करना होगा अगर आप गुड्स और सर्विस दे रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फर्म। यहाँ पे फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। अब क्वेश्चन उठता है सर पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? फर्म, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है, जैसे ABC, ये 3 फ्रेंड हैं, भाई भी हो सकते हैं, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये तीनों मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तीनों सोचते हैं कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो तीनों पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्म खोलना चाह रहे हैं। तो अब एक जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस मिस्टर F ले लेते हैं, मिस्टर F कोई डील कर रहा है इनके साथ में, तो क्या मिस्टर F ये बोलेगा मैं A से डील कर रहा हूँ? नहीं, वो ये बोलेगा B से डील कर रहा हूँ या C से डील कर रहा हूँ? नहीं, वो किससे डील करता है? फर्म से। तो फर्म का मीनिंग क्या हुआ? सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं एज पर जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के प्रोविज़न आप पे अप्लाई हो जाएंगे, तो फर्म को भी GST नंबर लेना होगा GST पे करने के लिए। तो फर्म भी एक पर्सन है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या LLP का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में आया था। एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी, वैसे आप समझते हैं लाइबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, एक तो अनलिमिटेड और एक लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी से सोल प्रोप्राइटरशिप में हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हैं, अकेले कर रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मीन्स अगर आप अपने बिजनेस के लोन नहीं पे कर पाते हैं, अपनी सारी बिजनेस की एसेट बेच के भी अपने बिजनेस के लोन आप पे नहीं कर पाते हैं, सपोज़ आपके लोन है 1 करोड़ की, आपने बिजनेस की एसेट बेच दी और बेचने पे 60 लाख मिले, 0.60 मतलब 60 लाख, तो 0.40 करोड़ यानी 40 लाख अभी भी कम पड़ रहे हैं। आपको डेट ले रखा है, लोन ले रखा है अपने पब्लिक से बिजनेस के लिए, बिजनेस में आपका लोन का अमाउंट है 1 करोड़ और आपने की जो असेट है उन्हें बेच के पैसा आया 0.60 यानी 60 लाख। अब 40 लाख आपके पास बचे हुए हैं, 40 लाख रुपीज़ आपके पास में हैं, तो 40 लाख रुपीज़ आपको पे करने हैं, क्योंकि ये अभी आपके पास एक्सेस लाइबिलिटी है, आपने अभी तक अपना पूरा लोन नहीं पे किया है। तो जो आपकी पर्सनल असेट हैं, पर्सनल जो आपकी घर की संपत्तियां हैं, घर की एसेट हैं, वो भी बिकवाई जा सकती हैं। यानी ये जो क्रेडिटर हैं जिनको आपने 40 लाख अभी नहीं पे करे हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट फिर ऑर्डर दे सकता है इनका पैसा चुकाने के लिए। और जो आपकी पर्सनल एसेट है, जैसे आपका पर्सनल घर है, पर्सनल कार है, वो सब बिकवा के इनका पैसा चुकाया जा सकता है। कई बार पर्सन खुद ही कोर्ट चला जाता है, कई बार उसे डर होता है कि मैं लोगों से पैसे तो मैंने ले लिए, अब मेरे पास नहीं है चुकाने के लिए, तो वो दिवालिया घोषित करवाने के लिए खुद ही कोर्ट चला जाता है, जिसे आप इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट हो गया और पर्सन दिवालिया हो गया। तो जब कोई पर्सन दिवालिया होता है तो वो खुद ही कोर्ट जा सकता है अपने आप को डिक्लेयर करवाने के लिए कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं चुकाने के लिए। तो कोर्ट क्या करता है, उसकी सारी एसेट बिकवा देता है। सारी एसेट में केवल कुछ एसेट्स ही छोड़ता है कोर्ट, जैसे डे टू डे के पहनने के कपड़े, कुछ खाने पीने के बर्तन, ताकि उसका जीवन यापन चल सके। पर बाकी सारी एसेट बिकवा दी जाती हैं। उसको बिकवाने के बाद सब एसेट बेचने के बाद भी अगर क्रिएटर को पूरे पेमेंट नहीं मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है, तो फिर वो लॉस माना जाएगा क्रिएटर के लिए। वो आपके साथ आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने आपकी सारी एसेट बिकवा दी थी। उसके बाद भी पैसा कम पड़ता है, पर्सनल एसेट बेचने के बाद भी, तो फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर हाँ, कुछ डे टू डे के कपड़े कोर्ट छोड़ देता है, आपके जीवन यापन के लिए कुछ खाने पीने के बर्तन
वो छोड़ देता है, बाकी सारी परसेंटेज बिकवा दी जाती हैं। तो ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप बिजनेस की सारी एसेट बेच के भी बिजनेस के लोन पे नहीं हो पाते हैं तो फिर पर्सनल एसेट भी बिकवाई जा सकती हैं। तो इस तरह की लायबिलिटी को अनलिमिटेड बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर अगर आप चाहें तो लिमिटेड लायबिलिटी भी खोल सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आप लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा, अगर आपका लोन है सपोज 1 करोड़ और आपके लोन है एसेट बेच के 60 लाख रुपीज़ आए हैं, आपके लोन है 1 करोड़ के बिज़नेस के, आपने सारी एसेट बेच दी बिज़नेस की, 60 लाख रुपए आ गए, फिर भी 40 लाख रुपए चुकाने के लिए कम पड़ गए। तो अब क्रेडिटर आपकी पर्सनल एसेट नहीं बिकवा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि लायबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी। जैसे कंपनी में लिमिटेड होती है, कंपनीज में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती है किसी का और कंपनी दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो शेयर होल्डर की पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जा सकती है। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप LLP खोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का बना हुआ है, अब उस एक्ट के अकॉर्डिंग LLP फॉर्म करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं, तो आपकी पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जा सकती, क्योंकि बिजनेस एसेट बेच के जो पैसा आएगा वही क्रेडिटर्स को चुकाया जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपका कि लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब क्या है। लिमिटेड में पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जा सकती हैं, अनलिमिटेड में अगर बिजनेस एसेट कम पड़ती हैं तो आपकी पर्सनल एसेट बेच के लोन का पेमेंट किया जा सकता है। तो अगर आप LLP खोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर GST पे करना होगा। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे रजिस्टर्ड हो और नॉट ना हो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखिए, एक होता है AOP एसोसिएशन पर्सन, एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इनमें क्या फ़र्क है सर? पहले तो हम फ़र्क समझते हैं, वो तो अलग बात है GST देना नहीं देना। देखिए, सपोज दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, फेयर लगते हैं इंडिया में, जगह जगह मेले लगते हैं। ABC 3 फ्रेंड हैं ये, और मान लेते हैं दिल्ली में एक फेयर लग रहा है 15 डेज़ के लिए, 15 दिन के लिए एक फेयर लग रहा है, मेला लग रहा है। वहाँ पे स्टॉल बुक कराते हैं लोग, ये आपस में पैसे कॉन्ट्री करते हैं, एक दुकान लेते हैं छोटी सी, उस मेले में शॉप लेते हैं, और वहाँ पर ये मान लेते हैं स्नैक्स की शॉप लगाते हैं, स्नैक्स बेच रहे हैं। 1 लाख रुपए तीनों अरेंज करते हैं, आपस में कॉन्ट्री करके 1 लाख रुपए लाते हैं। 15 दिन तक ये बिजनेस करते हैं मिलकर, साथ में हमारे स्नैक्स बेचते हैं, और 1 लाख के स्नैक्स को ये 175 में बेचते हैं प्रॉफिट जोड़ के। इन्हें नेट प्रॉफिट होता है सपोज 75,000 का, अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ। फिर 75,000 रुपीज़ अर्न करते हैं तीनों, और फिर तीनों इक्वली से बांट लेंगे, इक्वली या जो भी डिसाइडेड रेशियो के बीच में वो बांट लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, भले ही 15 दिन के लिए कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, कहीं पर भी इन्होंने लीगल रजिस्टर्ड नहीं कराया अपना नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस ये ग्रुप है, एक ग्रुप मिलके काम कर रहा है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट, साफ से लिखा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, आप इन्हें फॉरेनर भी मान सकते हैं या इंडियन पर्सन भी मान सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल पर्सन है ना, A भी नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल है, B भी नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल, C भी। तो नेचुरल पर्सन मिलके कोई ग्रुप बना के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आई से समझ जाइएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जब कोई नेचुरल पर्सन मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं और एक बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो इसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। तो इन्हें भी GST नंबर लेना होगा, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, GST नंबर इन्हें लेना होगा, भले ही रजिस्टर्ड है कहीं पे या रजिस्टर्ड नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब AOP की बात करते हैं, एसोसिएशन पर्सन। अब सपोज टाटा कंपनी ने भी इनको बोला कि चलिए मैं भी आपके साथ पैसे मिला लेती हूँ, जो प्रॉफिट होगा वो अपन बराबर बांट लेंगे। तो टाटा कंपनी ने भी यहाँ कॉन्ट्री किए सपोज 1 लाख रुपीज़ इनके साथ। अब इनके पास 2 लाख रुपीज़ हो गए। 2 लाख रुपीज़ के होने के बाद इन्होंने वहाँ गुड्स बेचा और वहाँ पे इनकी सेल 275 हुई। अब भी प्रॉफिट 75 का ही होता है, सपोज मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा कंपनी भी इन्वॉल्व हो गई इनके ग्रुप में। और टाटा क्या है? कंपनी क्या है? पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्सन की डेफिनेशन में तो सभी आ रहे हैं। अब यहाँ पर्सन की डेफिनेशन तो पढ़ रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल भी आता है, नेचुरल पर्सन, इसमें HUF भी आता है, इसमें फर्म भी आती है, इसमें कंपनी भी आती है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एसोसिएशन पर्सन में नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं और
आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर नहीं बन सकते। पर अगर आपके ग्रुप में कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी जुड़ जाता है तो आपके ग्रुप को AOP बोला जाएगा और आपको भी फिर GST नंबर लेना होगा, भले ही आपका ग्रुप कहीं पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन ये क्या होता है सर? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब आप जनरली किसी बच्चे से पूछें जो 6-7 क्लास में, वो तो ये बोलेगा रोबोट की बात की जा रही है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। पर यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। जिसे कानून एक व्यक्ति का दर्जा दे दे, कानून कह दे कि भैया इसे व्यक्ति मानना है, तो उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। तो कानून किसे देता है व्यक्ति का दर्जा? जो किसी एक्ट में या किसी कानून में रजिस्टर्ड होता है। जैसे कंपनी क्या है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, राइट। तो इसी तरह कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं ना कहीं UGC में रजिस्टर्ड होते हैं। आपको कोई कॉलेज खोलना है, कोई स्कूल खोलना है, ये तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्या समझ में? आर्टिफिशियल पर्सन एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून की नज़र में पर्सन मानता है। वो अपने नाम से एसेट खरीद सकता है, अपने नाम से एसेट बेच सकता है, कोई उस पर केस कर सकता है, वो भी किसी पे केस कर सकता है। आप टाटा कंपनी पे केस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो टाटा कंपनी आप पे भी कर सकती है, उससे कोई आपसे प्रॉब्लम है तो। यानी इसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती हैं, बस ये दिखाई नहीं देता, इसे आप देख नहीं सकते हैं। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती हैं। पर नॉर्मल मीनिंग यही है, कोई आपसे पूछे एक शॉर्ट में इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कानून जिसे व्यक्ति का दर्जा दे दे उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इट मीन्स ऐसा बंदा किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे ग्रुप को AOP बोला जाएगा जिसमें आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल पर्सन भी हैं, और AOP को भी क्या लेना होगा? GST नंबर लेना होगा। तो अभी हम इसको इतना ही समझते हैं। थैंक यू सो मच।